सर। गुड इवनिंग भाई, आ गए भाई सब लोग। आओ आओ। सर्किट ड्रॉ करते हैं, देखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ R1 है, R2 है, R2, R3, पानी दियो। कुछ वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। बैटरी जो है तो 50 वोल्ट है, बाकी R1, R2 और R3 में लिख देता हूँ। R1, R2, R3, ये 100 ओम। गुड इवनिंग भाई। और R2 है 20, R3 है 30 और इंडक्टर की वैल्यू है 2 मिली हेनरी। 2 मिली हेनरी। बस यही हुआ है ना अभी तक? है ना, अभी तो ड्रॉ करना शुरू किया यार, है ना? नहीं। हाँ, चलो ये सर्किट देखें एक बार सब लोग। फिर इसमें पूछा गया है कि फाइंड द करंट थ्रू R1 एंड R2 इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच कहाँ है? स्विच यहाँ लगा लेते हैं कहीं ना, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है ना। क्या हुआ? एक तो वो डिलीट करा, R1 और R2 में करंट बताना है ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, है ना। तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है, मैंने अभी इस पे देखा है एनी डेस्क पे। अब बताओ, अब इससे ज्यादा बेइज्जती की अगर क्या होगी? मुझे तो पता है ना कौन कौन काम कर रहा है कंप्यूटर पे। मैम को उनका सर्वर डेस्कटॉप है, कह रही मैंने अभी देखा कि तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है, तो तुम हाथ से आईडी कर। समझ गए भाई? क्वेश्चन समझ गए सब लोग? अच्छा, ठीक है जी। तो R1 और R2 से करंट इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड ये बताना है। एक बार ट्राई कर लो इसको, आंसर बताओ जरा मुझे। 50 120। अच्छा, इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड दोनों में अलग अलग आएगा। अच्छा, 50 बाय 120 करो, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, कर लिया भाई, सब लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन। एट t इक्वल टू 0, यस सर। इंडक्टर तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये बात सबको क्लियर है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर ली थी। यस सर। तो करंट यहाँ से आके यहाँ से आके यहाँ से जा रहा होगा, तो 120 हो गया टोटल। तो 50 बाय 120 ये तो आंसर हो गया हमारा ना। करंट जो हो गया वो 50 बाय 120 हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड ये बता दो। लॉन्ग टाइम आफ्टर द एक बार स्विच, लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा? इसको ट्राई कर देंगे। बस इतना बता दो मुझे कि समझ गए कि क्या करना है। लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग वायर। हाँ, इंडक्टर जो है वो वायर बन जाएगा, ठीक है। इंडक्टर वायर बन जाएगा तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, इसके साथ सीरीज में आ जाएंगे, तो इसमें तो टोटल करंट आ जाएगा। और फिर जो करंट आएगा यहाँ पे उसको आपको Division इनवर्स रेशियो में डिवाइड करना होगा। कर लोगे? ये तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से। यस सर। अच्छा, मान लो हमने बहुत देर तक करंट चालू रखा है ना, स्विच क्लोज रखा, अब इसको ओपन कर देते हैं, फिर ओपन कर देते हैं, है ना।
तो इमीडिएटली आफ्टर इट इज ओपन्ड R1 का करंट 0 होगा कि नहीं होगा ये बता दो। Yes, sir. Yes, sir. 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या R2 का 0 होगा? No, sir. No. नहीं, क्योंकि वो क्या है, ये जो करंट डीके का पाथ है इंडक्टर के उस रास्ते में आ रहा है, ये बात ठीक है ना? Yes. क्लियर बात समझ में आ गई सबको? तो अब क्या होगा, जैसे ही हम स्विच ओपन करेंगे ये करंट 0 हो जाएगा, यहाँ वाला करंट अपना कंटिन्यू करता रहेगा, ऐसे ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा, डीके होता रहेगा और फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दोनों में 0 हो जाएगा ना। कर सकते हैं ऐसा? सर एट t is equal to 0, I is equal to क्या लिखा है? 50/120 यार, 50/120 इसको मैं ठीक कर देता हूँ, 120 है ना? समझ गए बात में? ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, कोई खास इसमें ऐसा नहीं। एक और लिख लेते हैं, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताने वाला एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ किया ऐसे, उसके बाद ये इंडक्टर। सर ये अलग क्वेश्चन है। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें यहाँ लिख लेते हैं, अलग से क्वेश्चन है। यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं और यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, ये जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है जी। यहाँ लिख देते हैं 3 ओम, यहाँ लिख देते हैं 6 ओम, यहाँ लिख देते हैं 20 वोल्ट। स्विच अपना है यहाँ पे, इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी, 2 हेनरी है ना। तो फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर है ना, थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर करंट लिख देता हूँ मैं इसको, इंडक्टर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। करो जरा। सर वो हेनरी लेना है ना, मिली हेनरी तुम लेना। नहीं, पूरा पूरा हेनरी लेना है, मिली हेनरी नहीं लेना है। अच्छा, एक गड़बड़ है यार, यहाँ एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम, ये इसको नोट कर लें। कर रहे हो भी सब लोग? सर आंसर चैट में लिख दें? आंसर मैं लिख देता हूँ, चेक कर लेते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि आप ये पता करेंगे नेटिव ब्रांच में करंट कितना जा रहा है ना। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये ब्रांच वायर बन जाएगी, तो इसमें 3 होगा, इधर पैरेलल में 6 होगा, 6 और 3 पैरेलल में 2 होते हैं, सबको पता है? यस सर। ठीक है, 2 और 4 मिलके 6 होता है, सबको क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो 20/6 आ रहा होगा, और वो इसमें कितना जाएगा, इसमें 2/3 जाएगा, ये बात समझ सकते हो? यस सर। तो 20/6 का 2/3 है ना, ये हमारा हो गया 20/9, और ये I0 बन जाएगा हमारा। एक बार ये देख लो, किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर लो यार। नो सर। I0 इज 20/9 है ना, एक बार ये कंफर्म कर लो सब लोग कि हाँ ये बात अच्छे से समझ में आ गई। बार बार बता दो यार। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा हर्षिता? नहीं, फिर से बता दो। फिर से बताऊँ? अच्छा ठीक है,
ये समझो अर्षिता, देखो कि ये जो ब्रांच है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये तो वायर बन जाएगा, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, जब ये वायर हो जाएगा तो 6 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे ये दोनों, यस सर। ठीक है। 6 और 3 का पैरेलल इक्विवेलेंट 2 होता है। यस सर। यहाँ से करंट आगे ऐसे जाके ऐसे जा रहा होगा तो वो 4 के साथ सीरीज में होगा 2। यस सर। करंट थ्रू द बैटरी 20/6 हो गया, ओके सर। ठीक है। वो 20/6 इन दोनों में इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, यस सर। इस वजह से 3 में 2/3 जाएगा ऑफ द ओके। तो हमने 20/6 का 2/3 कर दिया, देखो यहाँ यस सर, आ गया। 20/9 आ गया है ना। आई नॉट हमें मिल गया। अच्छा, फिर होता है दूसरा इसमें टाउ पता करना। तो टाउ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वायर बना देते हैं ना बैटरी को। तो हमारे पास अब क्या हो गया, एक हो गया 6, ये हो गया 3, यहाँ लगा हुआ है इंडक्टर, और साथ में यहाँ क्या लगा हुआ है 4, है ना। तो अब देखो ये दोनों तो पैरेलल में है 6 और 4, ये बात समझ लो, 6 और 4 पैरेलल में है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, 6 और 4 का पैरेलल इक्विवेलेंट इस 3 के साथ में सीरीज में है। तो 6 और 4 का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना हुआ, 6 × 4/10 प्लस 3 कर देना है हमें यहाँ पे। तो ये हो गया 24, ये हो गया 30, तो 54/10 हो गया है ना। इसको 5.4 कह देते हैं अभी के लिए, ठीक है ना। रेशियो के बजाय ऐसे ले लेते हैं, ठीक। कुछ बता रहे हैं, शॉर्ट अ बैटरी इन विच ब्रांच विल द करंट फ्लो इन द वायर विद ईएमएफ और कंडक्टिंग वायर। नहीं यार, बैटरी शॉर्ट करते नहीं है एक्चुअली ना, हम तो सिर्फ वो जो टाओ बताने का शॉर्टकट है, एक्चुअली बैटरी शॉर्ट ही नहीं कर रहे हैं हमें ना, वो तो सिर्फ टाओ बताने का। इसको आप ये समझो, इसको अगर समझना चाह रहे हो तो ऐसे समझो कि बैटरी शॉर्ट करने का मतलब है कि व्हेन द इंडक्टर, है ना, इज बिहेविंग एज अ पावर सोर्स, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंसेस इस तरीके से काम कर रहे हैं, बैटरी तो कोई काम कर ही नहीं रही है ना। तो हम बैटरी को रिमूव करना, रिमूव एक तो होता है कट करना, वो नहीं कर रहे हैं हम। बैटरी का एग्जिस्टेंस खत्म करके उसकी जगह एक वायर लगा दे रहे हैं और सिर्फ रेजिस्टेंसेस को विजुलाइज कर रहे हैं इन कंजंक्शन विद द इंडक्टर। तो वहाँ पे एक्चुअल बैटरी शॉर्ट नहीं हो रही है कि हम उसकी चिंता करें कि बैटरी शॉर्ट होने पे क्या होगा, है ना। एनीवे, तो ये आया 5.4, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर हो गया, है ना। तो हमारा टाउ कितना हो गया, टाउ हो गया L/R, तो इट इज 2/5.4। इसको अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, मतलब ये 1/2.7 कह देते हैं इसको ना। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, L3 था। L3 था, 2 हेनरी है यार सर 2 था। 2 हेनरी है। anyway, तो हमने कहा कि हमारा I कितना हो गया, I = I0 1 माइनस e⁻⁻t/τ, ऐसे ही लिखते हैं। तो I0 तो हमारा आया था कितना आया था, 20/9, 1 माइनस e⁻⁻ t/1/2.7, तो 2.7t यहाँ पे आ जाएगा। इसको नोट कर लो एक बार सब लोग, और एक बार मैच करा लो कि आपके मेरे आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना। यस सर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, कर लोगे इसे। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो है ना, ये नोट कर लिया सबने, नहीं सर। नहीं किया, कर लो यार, इसको अच्छे से कर लो। कोई स्टेप समझाना हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ ना। सर सर आपकी इक्वेशन में -2.7t है, पर हमारी में तो सिर्फ 2.7t होगा ना। क्यों बेटा, सर हमने जब एज्यूम ही आपसे उल्टा करके चल रहे हैं ना शुरू से, तो वो कैसी बातें कर रहे हो, इसमें थोड़ी अज्यूम करते हैं कुछ। अज्यूम तो वहाँ करते हैं किरचॉफ लॉ में करते हैं यार, से मल्टीप्लाई हो जाता है। केवीएल वगैरह में करता हूँ भाई तो। नहीं 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 नहीं, अरे सुनो मेरी बात सुनो, वो जो हम प्लस माइनस वाला जो आपका और मेरा डिफरेंस है वो तो वहीं तक है ना, किरचॉफ लॉ तक। ये जो I = I0 e⁻⁻t/τ होता है, ये तो यूनिवर्सल है यार, इसमें तो कोई अजम्पशन नहीं है ना, है ना। ओके सर। है ना, ये तो आएगा ही भाई, e⁻⁻ का फंक्शन है ना यार, वो तो आना ही, उसके बिना तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, ऊपर जाता हुआ ऐसा फंक्शन हो जाएगा ये, मतलब e⁻ वाला वाला। नहीं सर, एक्चुअली डिराइव तो हमने मतलब पहले तो केवीएल लिखा था ना उस लूप में, उसके बाद वहाँ से सॉल्व करा था।
हाँ जैसे भी लिखो, हाँ डिराइव तो यही सर ये होगा। आर वाला स्टेप बताना एक बार। आर कैसे कैलकुलेट हुआ वाला स्टेप, आर कैसे यस कैलकुलेट सर। हुआ। हाँ ठीक है, देखो ये जो बैटरी है ना, इसको तो हमने वायर मान लिया, ठीक है। तो अब हमारा सर्किट ये बन ओके गया, सर। देखो 6 3 इंडक्टर, देखते रहना है ना, और यहाँ पे 4, अब तो इस पूरी ब्रांच में सिर्फ 4 रह गया ना, यहाँ से यहाँ तक 4। अब ये 4 और ये 6 तो पैरेलल में, देखो एक एंड यहाँ कॉमन है, एक एंड यहाँ कॉमन है, 6 4 पैरेलल में, बात समझ में आ रही है। तो यस सर। हमने इसको लिख दिया 6 × 4/10, ये बस समझ में आई, सही है। यस सर। अच्छा 6 × 4/10 में 3 हमने सीधा जोड़ दिया फिर सीरीज में, तो ये आ गया हमारा आर, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो अगला लिखते हैं। इसको नोट करें, इस बार एक इंडक्टर लगा हुआ है ऐसे, उसके बाद एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, और यहाँ पे एक और इंडक्टर लगा हुआ है ऐसे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ ABCD लिखे हुए हैं वो लिख लेते हैं, यहाँ C लिखा है, यहाँ D लिखा है। बैटरी 10 वोल्ट है, पोलैरिटी देख लेंगे एक बार ढंग से। ये 2 हेनरी है, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, वो आपको हेल्प करेगा समझने में। यहाँ 4 हेनरी है, 4 हेनरी, 4 इसको साफ लिख देते हैं, 4 हेनरी। और इसमें करंट जा रहा है 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर जी। और यहाँ से करंट है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 10 ओम, और यहाँ लिखा हुआ है 10 वोल्ट है ना, इसको A बोल देते हैं, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, 10 वोल्ट है ना। एम्पियर सेकंड में नहीं, एम्पियर पर सेकंड। क्या कह रहे हो बेटा, एम्पियर पर सेकंड है, बिल्कुल है ना, एम्पियर पर सेकंड में आपको बताऊंगा अभी, है ना। भाई करंट तो करंट है, लेकिन उसके एम्पियर पर सेकंड की वैल्यू अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C एट दिस इंस्टेंट, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट is 2.5 ampere per second. The rate of increase of current is 2.5 ampere per second. 2.5 एम्पियर पर सेकेंड आए, एक तो बढ़ रहा है कितने से, 2.5 एम्पियर पर सेकेंड से, तो यहाँ बढ़ रहा है तो सभी जगह बढ़ रहा होगा मतलब ना, क्योंकि आगे तो वही जंक्शन लॉ से डिवाइड हो रहा है ना। तो इससे C का पोटेंशियल बताना है आपको, है ना। साइन डिफरेंस से रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आता, उसमें बस इक्वेशन की दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई होती हैं, RHS में 0 होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, स्टेटिंग दी ऑब्वियस के लिए धन्यवाद, बिल्कुल होता है ऐसा। कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको, C का पोटेंशियल बताना है ना। यहाँ करंट कितना जा रहा होगा पहले ही बता सकते हो मुझे, कि करंट यहाँ कितना जा रहा होगा, हालांकि ज़रूरत नहीं, पर 0.4 बता सकते हैं ना, ये 1 एम्पियर है, ये 0.6 से 0.4 हो गया, ठीक है ऐसे। कोई भी किसी का भी अगर आंसर आए कि पोटेंशियल एट C कितना है,
तो शेयर करें। ये प्लस माइनस भी एक्चुअली मुझे नहीं देना चाहिए था आपको, ये तो आप खुद से देख लेते तो ज़्यादा बेटर था। कुछ आंसर बताया किसी ने, 5 वोल्ट 11 वोल्ट। अच्छा देखते हैं, देखो है ना, 5 वोल्ट 11 वोल्ट। एक बार ट्राई कर लिया सबने? कर लिया है? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले सोचो कि ये जो इंडक्टर है इसको हटा के कैसी बैटरी लगाएंगे? ऐसी वाली या ऐसी वाली? इसको 1 और 2 कह देते हैं। सेकंड वाली, ये सबको क्लियर है? सेकंड वाली यस सर ये किसी को बता क्लियर? Yes, sir. बता दूं एक बार, ठीक है। देखो यार, ऐसा है, करंट का डायरेक्शन देखो आप, है ना, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस हमसे कहा गया इंक्रीज कर रहा है। अगर देखो ये करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। दिस इज फीडिंग दीज टू ब्रांचेस ना, ये अगर इन दो ब्रांच को फीड कर रहा है तो अगर ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेंगे। तो पॉइंट इज कि ये हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब करंट के बढ़ने को कौन अपोज करेगा? ये वाली बैटरी अपोज करेगी या वो वाली बैटरी अपोज करेगी? अपने आप से पूछो, है ना। तो आंसर आएगा नहीं, ये वाली बैटरी करंट के बढ़ने को अपोज करेगी। यानी ये बैटरी चाह रही है कि इसका अपना खुद का करंट नीचे की तरफ जाए, तो बढ़ते करंट को अपोज करेगा ना। यस सर। ठीक है ना। तो हमने Yes, इसको यहाँ पे क्या लिख लिया अब? अच्छा, अब इसको लिखेंगे L डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी 2.5 है, L2 है, तो ये 5 वोल्ट की बैटरी की तरह काम करेगा। ठीक है। यस तो सर। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कितना है? ये कितना है? 0। 0। 0 वोल्ट। ये 0 आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। ये 0 है तो ये +10 है, और ये +10 है तो ये कितना हुआ? ये +5, 5 कम हो जाएगा ना इससे। कर लोगे तो आंसर ये आ जाएगा ना। अब देख लो किस किस का सही था उस हिसाब से। डन सर। ठीक है। बीच में किसी ने 11 4 4 भी दिया आंसर ना, एक बार चेक कर लेना ताकि कोई डाउट नहीं रहे ना। इस तरह के क्वेश्चन आए तो अपने से सॉल्व हो जाना चाहिए यार, ये ना। कर लो सेकंड वाले इंडक्टर के क्रॉस भी तो बताना था। सेकंड इंडक्टर का क्रॉस भी बताना था? नहीं यार, उसमें से सी पॉइंट पे इसलिए तो पूछा हुआ लोगों है। ने 2 आंसर दिए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं यार, वैसे उसमें सी पूछा था कि पोटेंशियल एट सी, है ना। आंसर दिया भी उसी के क्रॉस ही है बस, है ना। ओके सर। तो उतने ही करके हम भी छोड़ देते हैं। तो बताना चाहे तो देख लेना कितना आ रहा है वैसे उसके क्रॉस, कितना आ रहा है? -10। -10 आ रहा है। ठीक है। वो कितने की 10 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा? ये वाला जो है ये 10 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा ना। यस 10 सर। वोल्ट की बैटरी को ऐसे लगेगी, ऐसे, है ना। तो अगर ये 0 sir. है तो ये -10 हो जाएगा। सही है, एकदम सही, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक, एक और क्वेश्चन बस मुझे आपसे पूछना है, उसके बाद एलसी ऑसिलेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है। लिखना पड़ेगा यार ये वाला क्वेश्चन, लिखो। An inductor with an inductance of 2.5 Henry, inductor with an inductance of 2.5 Henry and a resistance of 8 ohm, and a resistance of 8 ohm is connected to the terminals of a battery with an EMF 6 volt. सर फ्रीज हो गई। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? इंडक्टेंस से बोल दो एक बार, इंडक्टेंस से।
सर 8 ओम के बाद Inductor with an inductance 2.5 Henry and resistance 8 ohm is connected across a battery of EMF 6 volt and negligible internal resistance, मतलब उसका कोई internal resistance नहीं लेना आपने को ना। अब आपको कुछ बातें बतानी है, एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है द इनिशियल सर रेट। क्वेश्चन दोबारा बोलना इंडक्टेंस से। क्वेश्चन है an inductor with an inductance of 2.5 Henry and a resistance of 8 ohm is connected to the terminals of a battery with an EMF 6 volt and negligible internal resistance. ठीक, लिख लिया। Anyway, तो Yes, आपको sir. क्या क्या बताना है? आपको बताना है इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट इन द सर्किट। इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट इन द सर्किट, है ना? इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट इन द सर्किट, ये बताना। ये हो जाए तो फिर दूसरी चीज बतानी है, मैं लिख देता हूँ। ये सेकंड फिर बताना है आपको, पी सी में बताना है आई नॉट कितना होगा, यानी कि सैचुरेशन करंट। और फाइनली आपको बताना है करंट एट t इक्वल टू 0.25 सेकेंड। ठीक है ना, ये सब बताना है आपको। आंसर एक है 2.4। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही आया है ना, ये सही बता रहे हो आप। सर हम डी मुखर्जी शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, मैंने भेजी इसीलिए आपको यार, वो है ना। आपके पास पहले से Yes, थी sir. या डाउनलोड कर लिया आपने, वो क्या किया उसका? सर खरीदी थी। अच्छा, खरीदी हुई है, बहुत अच्छा यार, है ना। करो, बिल्कुल कर सकते हो यार। अगर देखो ऐसा है, पहली बुक एच सी वर्मा है ना, एच सी वर्मा हो जाए तो फिर कुछ भी कर लो, है ना। यस सर। सॉल्व करो, फिर मैं इसके आंसर डिस्कस कर देता हूँ, फिर एलसी ऑसिलेशन पढ़ लेते हैं। टू 2.4 एम्पियर पर सेकेंड, हाँ ये सही है आंसर, 2.4 एम्पियर पर सेकेंड सही है। फिर सी का आंसर भी यही है। सी का आंसर भी यही है? नहीं यार, सी का आंसर ये नहीं है। सी का आंसर है आई नॉट। सी तो आई नॉट है यार, कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, है ना। नहीं, सी सॉरी सर, गलती हो गई। एक बार चेक कर लो, है ना। अच्छा, यूजुअली आपकी क्लास में कितने लोग होते हैं इसमें? 2.4, हाँ ये सही है। नॉर्मली कितने लोग क्लास में होते हैं? सर जब शुभम सर लेते थे 30 अबव रहते थे। हाँ 30 के आसपास लोग थे ना। अच्छा ठीक है।
कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं भी। 4 एम्पियर पर सेकेंड 0.6 एम्पियर। अच्छा ये भी एक आंसर आया है, 4 एम्पियर पर सेकेंड। यार ये तो किसी का आंसर नहीं है इसमें, है ना, 0.6 भी है। देखते हैं, देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि सैचुरेशन करंट तो बहुत इजी है इसमें। सैचुरेशन करंट बता दो मुझे कितना होगा। तो 0.6 होगा कि बैटरी 6 वोल्ट की है तो 0.75 0.75 होगा ना। हाँ आई नॉट तो हो गया 0.75। आई होप कि ये बात तो सबको क्लियर होगी, नहीं है तो ये भी पूछो। आपके करंट की इक्वेशन है 0.75 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ कितना। सर एक बार बता दो ये 0.75 कैसे आया यस सर। यार? चलो ऐसे तो खून जलता है ऐसी बातें बताने में, लेकिन ये समझो कि देखो बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है ना। तो बैटरी शायद 6 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस 8 ओम है और इंडक्टर जितना भी है, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडक्टर तो वायर बन जाएगा ना बेटा। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो 6/8 आ गया आंसर वैसे ना। दैट्स 0.75 है ना। एनीवे फिर हुआ L/R। L कितना दिया हुआ था अपने को 2.5 हेनरी ना, 2.5। तो L टाउ कितना हो गया अपना, टाउ हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय 8 है ना, 2.5 डिवाइड बाय 8 तो T बाय टाउ ये हो गया हमारे पास। 2.5 को हम 10/4 लिख सकते हैं चाहो तो ऐसे ना, तो हमारे पास हो जाएगा 10/32 है ना। तो जब हम T बाय टाउ लिखेंगे तो 3.2T आ जाएगा हमारे पास। ये बात समझ लेना एक बार, ये देखो सही है, इसको कंफर्म कर लेना एक बार है ना। एनीवे ये आया हो गया। उसने कहा इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, तो वो पूछ क्या रहा है आपसे, di/dt पूछ रहा है यार, di/dt। तो di/dt की इक्वेशन क्या होगी इसके हिसाब से, देखो di/dt की इक्वेशन क्या होगी, 0.75 तो कांस्टेंट है ना, e का डेरिवेटिव होता है -3.2 और एक 3.2 से यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 3.2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देख लो एक बार, यस सर यही आ रही है ना। तो t = 0 पुट कर दो इसमें, तो आपके पास 3.2 इंटू 0.75 इसकी वैल्यू आ जाएगी है ना, हो जाएगा। फिर उसने पूछा है द करंट एट 0.25 सेकेंड आफ्टर द सर्किट इज क्लोज्ड। करंट एट 0.25 पहले का आंसर तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, कैसे होता, 6 को LDI/dt से इक्वेट करके। किसको सर 6 वोल्ट 6 वोल्ट को किससे डिवाइड करके, सर इक्वेट कर दिया LDI/dt से, L की वैल्यू डाल दी, di/dt आ जाएगा। ऐसा क्यों सर मतलब कि V = LDI/dt था ना। V = LDI/dt होता तो उसका 6 वोल्ट से क्या लेना देना है। सर वोल्टेज जो गिवन है बैटरी की, तो यार वो बैटरी का वोल्टेज अभी थोड़ी होगा। अच्छा आप t = 0 पे कह रहे हो ना। यस सर। हाँ t = 0 पे हो सकता है, कर सकते हैं। t = 0 पे भाई ये तो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा होगा यहाँ पे ना, तो यहाँ से यहाँ तक 6 का ही वोल्टेज होगा, बिल्कुल सही है, कर सकते हो। t = 0 पे चल जाएगा ये, एट t = 0 LDI/dt = 6 कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ ये तो di/dt एट t = 0 की वैल्यू 6/L आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, एकदम आ जाएगी, कर लेंगे। यस लेकिन ये बाकी जगह नहीं कर सकते क्योंकि फिर क्या होगा ना, ये चेंज होता जाएगा फिर ये है ना, इसके अक्रॉस हमेशा 6 तो नहीं रहेगा वोल्टेज है ना। यस सर। तो बस ये t = 0 पे ये चल जाएगा। फिर उसने पूछा फाइनल स्टेडी स्टेट करंट, हमने बता दिया करंट एट 0.25, तो यहाँ t की वैल्यू 0.25 रख दो, करंट की वैल्यू आ जाएगी। हालांकि वो e की पावर में आएगी है ना, उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो वो क्या आंसर आ जाएगा। फिर इसने पूछा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट एट द इंस्टेंट व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पियर।
अगर करंट को 0.5 रख दें यहाँ पे तो टी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि टी के लिए सॉल्व क्यों करना है, हम करंट को 0.5 रख देते हैं, तो 0.5 इक्वल टू 0.75 1 माइनस एक्स लिख देते हैं ना, ऐसे 1 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 50-75 कितना हो गया ये 2/3, हाँ 2/3, तो 1/3 आ गया। ये एक बार कंफर्म कर लो कि x की वैल्यू 1/3 समझ में आ रही है क्या सबको? यस सर आ गई। आ रही है ना, तो बस उसको यहाँ पे रख दो, ये हमारा x है, ये पूरा x है, तो 3.2 ही था ना, ये 3.2 इंटू 3/4 है ना, इंटू 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा 0.8 आंसर आ जाएगा इसमें, ये हो गया है ना। इसमें कोई दिक्कत हो समझने में तो मैं बता देता हूँ कि है ना, मतलब हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, हमने तो कहा कि आई की वैल्यू, हाँ बेटा समझो, आई की वैल्यू हमने 0.5 रख दी यहाँ। अच्छा उसके बाद हमने टी के लिए सॉल्व किया, हमने पूरा e की पावर -3.2t उस वक्त कितना है वो निकाल लिया, क्योंकि वही हमें लाके यहाँ पुट करना है ना di/dt बताने में। यस सर। तो बस हमने पूरा का पूरा इसकी वैल्यू बता दी उसको x कह के, और फिर उसको यहाँ लाके रिप्लेस कर दिया x की तरह यहाँ पे। ओके सर। बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया ना, कर लोगे? ठीक है। यस सर। अब आ जाओ LC ऑसिलेशन पे, है ना, LC ऑसिलेशन। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं कि एक चार्ज कैपेसिटर ले लेते हैं, प्लस माइनस चार्ज है, और इसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं ना, एक स्विच लगा देते हैं। जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कैपेसिटर थ्रू द इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ये ना, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, ये बात समझ सकते हैं। तो इसको एक बार देख लो आप, है ना, कि एक कैपेसिटर जिसमें चार्ज है, इट इज गेटिंग डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर। यहाँ पे ध्यान देना एक बात, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है ना, तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि कंजर्वेटिव सिस्टम है और इसमें एनर्जी का नुकसान नहीं हो रहा है, एनर्जी सिर्फ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है बिटवीन इंडक्टर कैपेसिटर। वो खैर हम डिटेल में आगे देख लेंगे, अभी तो ये ड्रॉ कर लो आप। कर लिया सर। ठीक है, मैं इसमें इक्वेशन लिखना शुरू करता हूँ, है ना। मैं अपने कन्वेंशन से लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, LdI/dt माइनस Q/C, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो Q/C इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको देख लो एक बार, आप लिखते तो यहाँ माइनस लिखते हैं, प्लस लिख देते हैं ना, यही होता है ना। और अभी जैसा किसी ने बताया था कि दूसरी तरफ 0 है तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हम कोई भी साइन ले ना, बट स्टिल ये हमने लिख दिया। अब एक बात सोचना कि मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि di/dt को मैंने रिप्लेस किया -L d²Q/dt² माइनस Q/C इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों लगाया, बस एक बार ये बता दो मुझे। क्योंकि उसका चार्ज डिक्रीज कर रहा है। चार्ज डिक्रीज कर रहा है ना, तो जो I है टेक्निकली वो क्या है, -dQ/dt। I इज टेक्निकली दिस -dQ/dt, क्योंकि चार्ज टाइम के साथ कम हो रहा है ना। dQ/dt² होगा ना सर, हैं dQ/dt²। मतलब सही तो लिखा है? सही तो लिखा है। ओके सर, है ना, ठीक है। दोनों माइनस साइन हटा देते हैं, फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, LD²Q/dt² प्लस Q/C इक्वल टू 0। अच्छा इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद SHM md²x/dt² प्लस kx इक्वल टू 0। अच्छा ये इक्वेशन किसकी हुआ करती थी, ये इक्वेशन होती थी एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, जिसमें अगर हम ब्लॉक को खींच के छोड़ दें तो हमारे पास F इक्वल टू -kx ऐसे लिखा जाता था। F को हम कह देते थे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो बन जाता था md²x/dt², kx आके उसमें ऐड हो जाता था और 0 आ जाता था। ये इक्वेशन याद आ रही है आप सबको?
अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन में देखो सिमिलैरिटी क्या है कि ये इक्वेशन जिस तरह का डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है x में, ये इक्वेशन एग्जैक्टली उसी तरह का डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है किस में? चार्ज चार्ज में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में SHM होता है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। यस सर। तो LC सर्किट में SHM होता है किसका? चार्ज का। चार्ज का। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, मोशन कहना तो गलत हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है चार्ज का, ठीक है ना। तो उसी लाइंस पे हम कह सकते हैं, है ना, द अबव इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड एज, लिख देते हैं, बोलो क्या हो जाएगा वहां, क्या सॉल्यूशन होता था हमारे पास? SHM का सॉल्यूशन क्या आता था? x इक्वल टू a sin omega t प्लस y आता था ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे q इक्वल टू q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस y। नोट करो उसको। यहाँ पे q नॉट क्या होगा? मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सैचुरेशन चार्ज, है ना। ओमेगा ऑन द अदर हैंड क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि स्प्रिंग ब्लॉक में ओमेगा जो होता था, किसी को याद है क्या होता था? अंडर रूट ऑफ k बाय m होता था, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखना k किसका कोफिशिएंट था? x का। और m किसका कोफिशिएंट था? एक्सेलरेशन, डबल डेरिवेटिव का, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो k है वो तो 1/c है, जो k है वो 1/c है, और जो L है वो m का काम कर रहा है। ये बात समझ सकते हैं? एक बार अच्छे से देख लो, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर लो कि 1/c तो हो गया k और L हो गया m। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। आ रही है। तो ओमेगा को हम लिख देते हैं, देखो अंडर रूट ऑफ वन बाई एल सी, ये हो जाएगा ना। तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट LC, 2 पाई अंडर रूट LC हो जाएगा। यस सर। ओमेगा अपने पास आ ही गया, देखो ना, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/√LC, और लिखने में ठीक लगेगा ना। नोट कर लो इसको, है ना। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलो हो गया सर। तो अब हमारे पास क्योंकि इक्वेशन है Q इक्वल टू Q नॉट, फिर है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? करंट थ्रू द इंडक्टर, ये बात ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना? Q नॉट ओमेगा, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे आ जाएगा। ये Q नॉट ओमेगा क्या है? बोलो यार। आई नॉट आई नॉट मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। ठीक, चलो और बात करते हैं। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, di/dt, है ना, एक L और मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे ना। तो यहाँ भी मुझे L मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा Q नॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विद अ नेगेटिव साइन। मैं इसको यहाँ माइनस साइन को यहाँ ले जाता हूँ ना। ये माइनस LdI/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक ना। यस सर। तो ये क्वांटिटी क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये है V मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, है ना। इसको V नॉट, बिल्कुल इसको V नॉट कह के लिख लो। मतलब सारी चीजें हमने वो वाली कर ली जो SHM में हुआ करते थे, ये काम कर सकते हैं ना। अब इसमें हमारा जो ये एनालॉग है स्प्रिंग ब्लॉक वाला, वो हमें कैसे काम आएगा वो एक बार देख लेते हैं अच्छे से ना। नोट कर लो एक बार, इसको नोट कर लो, डाउट लगे तो। सर लास्ट में V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स है। नहीं, V नॉट इक्वल टू नहीं बेटा, ये V मैक्स ही V नॉट है ना। इंडक्टर का वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा इंडक्टर पे, है ना, वो कितना आएगा? वो L/Q नॉट ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। अब इसमें से बहुत सारी चीजें तो कट जाएंगी। देखो ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो 1/LC लिखोगे ना आप,
यस सर। एल से एल तो कट जाएगा, Yes, sir. तो जो आपका वी मैक्स है वो क्या है, वो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ही तो है, क्यू बाई सी, यस सर। है ना। तो उसमें कोई मतलब आश्चर्य वाली बात भी होनी चाहिए, बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बिल्कुल पैरेलल में साथ में लगा हुआ है, तो जब इसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज मैक्सिमम होगा, है ना। और इसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा, जब इस पे चार्ज क्यू नॉट होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा, तो उसी वक्त इसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। सर ये सब काम t इक्वल्स टू 0 पे होगा ना? ये डिपेंड करता है बेटा, t इक्वल टू 0 अगर हमने वो लिया है जिस वक्त कैपेसिटर फुली चार्ज था, तो ठीक है ना, इसीलिए 5 वहां दे रखा है हमने। अलग अलग फेज हो सकते हैं ना, जैसे मान लो कि हमने जो लिया उसमें हो सकता है 5 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर इस वक्त फुली चार्ज है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। है ना, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें 5 पाई बाई 2 हो, यानी उस वक्त कौन फुली चार्ज है, इंडक्टर, ये पूरी तरह से खाली है ना। ओके सर। ठीक है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, कभी ना कभी तो आएगा ही मैक्सिमम, कितना आएगा, इतना आएगा। यस सर। समझ गए बात, समझ गए? यस सर। ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं एक बार उनको देख लेते हैं और उनको डील कैसे करना है वो देख लेंगे। तो लिखो, in an LC circuit, the capacitor is fully charged at t equal to 0. t equal to 0 पे fully charged है कैपेसिटर। Find the time after which the energy is distributed equally among नहीं, between, दो ही है ना यहाँ तो, between the two यानी इंडक्टर कैपेसिटर, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर इसमें कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो ना। हिंट अगर है तो ये है कि इसको स्प्रिंग ब्लॉक से कंपेयर करके करना है, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे सारा चार्ज कैपेसिटर के पास है, आपको वो टाइम बताना है t इक्वल टू 0 के बाद जिस पे टोटल एनर्जी आधी कैपेसिटर में होगी और आधी इंडक्टर में होगी, दोनों में इक्वली डिवाइड हो गई है। कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ठीक है। सर पाई बाय 4 रूट LC। पाई बाय 4 रूट LC, ठीक है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। सर वैसे ये तो मल्टीपल टाइम्स पे होगा ना? हाँ, हम नियरेस्ट टाइम की बात करेंगे उस केस में ना। ओके सर। के बाद जो नियरेस्ट टाइम आएगा उसकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन आया था बहुत पहले जेई में, 99 में, 98 कभी जेई में आया था क्वेश्चन। करें भाई, इसको सॉल्व करें। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है ना वो एक बार अच्छे से समझ लो। मेथड क्या है? सबसे पहले तो मेथड ये है कि ऑलवेज कंपेयर विद ए स्प्रिंग ब्लॉक, है ना। एक स्प्रिंग ब्लॉक के साथ कंपेयर करें जिसमें स्प्रिंग तो कैपेसिटर है
और ब्लॉक इंडक्टर है ना। ये ध्यान रखना, ये बात हमने अभी चलते चलते एक क्लास में की थी पहले। तो हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी जिसमें है वो कैपेसिटर है और काइनेटिक एनर्जी जिसमें है वो इंडक्टर है। अच्छा, उसके बाद है ट्राई टू डिस्कस यूजिंग कैपेसिटर ओनली। हो सके तो कैपेसिटर का ही डिस्कशन रखें क्योंकि वो सोचना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात समझो कि इनिशियली हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था। वो पिछले साल SHM पढ़ा था, याद है? वो सर्कल बनाते थे और फेज टर्न होता था जीरो से। फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बेटा, हाँ, वो सबको याद है? यस सर। यस सर। की शैडो SHM परफॉर्म करती थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही वाला। तो अब मुझे बताओ कि जैसे कैपेसिटर यानी कि स्प्रिंग में अगर सारी एनर्जी भरी हुई है तो हमारा पार्टिकल इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे होना चाहिए ना यहाँ पे। यस सर। यस सर। मतलब हम शुरू कर रहे हैं 90 डिग्री से, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, उसके बाद ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एनीवे, अब अगर एनर्जी हमारी जो है एनर्जी वो 1:1 के रेशियो में है तो इसका मतलब ये हुआ इस वक्त जो कैपेसिटर में एनर्जी है, कैपेसिटर में एनर्जी वो हाफ ऑफ टोटल हो गई है। कैपेसिटर में एनर्जी हाफ ऑफ टोटल हो गई है। 1:1 का मतलब समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, एनर्जी हाफ हो गई है तो चार्ज 1/√2 हो गया है, ये बात कह सकते हैं क्या? यस सर। पक्का? Yes, एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C लिखते थे ना। यस सर। तो ये 1/√2 वाली बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, जो 90 से शुरू हो रहा है वो 1/√2 कब जाके होगा? 135 डिग्री पे। यस यस सर। सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेजर है हमारा वो कितना टर्न किया? 45 डिग्री। यस सर। अच्छा, 45 डिग्री पूरे सर्कल का 1/8 होता है। यस सर। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा कैपिटल T/8 लगेगा। यस सर। कैपिटल T की वैल्यू 2π√LC है, तो आंसर ये आ जाएगा 2π√LC/8 यानी कि π/4। अरे दोबारा बता समझाना। मैं बिल्कुल समझाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं समझे या कुछ कुछ समझ गए हो? सर थोड़ा बहुत। नहीं, थोड़े बहुत से काम नहीं चलता फिर तो सर ये Q = 1/√2 के बाद से समझा दो। अच्छा, Q = 1/√2 नहीं, फिर तो मैं शुरू से ही बताता हूँ यार, हो सकता है ना ये वाली भी दिक्कत हो, है ना। सबसे पहले तो आपने कहा कि जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो शुरू में मैक्सिमम थी, यानी कि हम कह सकते हैं Q02/2C, ये कंडीशन थी। यस सर। अच्छा, अब ये एनर्जी हाफ हो गई, ये बात समझ रहे हो, क्योंकि एनर्जी जो है 1:1 के रेशियो में है दोनों में। यस सर। अच्छा, एनर्जी हाफ होने के लिए चार्ज को क्या होना पड़ेगा? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Q का स्क्वायर, है ना। तो एनर्जी को हाफ होने के लिए Q को क्या होना पड़ेगा? Q0/√2 होना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। ये बात समझ गए? ठीक है, अब पीक वैल्यू 1 होती है तो 1/√2 तक आने के लिए 135 पे आना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो 135 पे आने के लिए 90 से 135 यानी 45 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। यस सर। और 45 डिग्री टर्न होने में फेजर को टाइम कितना लगता है? 1/8 ऑफ द टोटल साइकिल। यस सर। 1/8 ऑफ द साइकिल को T/8 लिख लिया हमने। देखो सर वो 90 डिग्री वाला समझ नहीं आया था। 90 बेटा, जब हम ऊपर से शुरू। सुनो देखो, 90 डिग्री क्या होता है? जब SHM में 90 डिग्री होता था तो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता था ना। यस सर। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग में सारी एनर्जी होती है, पार्टिकल तो रुका हुआ होता है वहाँ। यस सर। तो अभी स्प्रिंग कौन है यहाँ पे? कैपेसिटर। कैपेसिटर। कैपेसिटर में सारी एनर्जी है T = 0 पे। यस सर। तो T = 0 पे हम उसे कहाँ लें? 90 पे लेना चाहिए ना हमें। ओके सर। है ना, समझ गए मेरी बात? समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि सिचुएशन ये होती, वो कहता है कि यही सेम कंडीशन है। वो कहता है कि जब एनर्जी का रेशियो, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी EC और EL का रेशियो 1:3 हो जाएगा, है ना। T = 0 पे सारी एनर्जी कैपेसिटर में थी, अब 1:3 हो गई है, इस रेशियो में हो गई है। ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा ये बता दो। अगर समझ गए हो तो मेरे हिसाब से कर लोगे अब आप।
सर π/3 रूट LC। आप मुझे बड़े यस सर, π/3 रूट LC। टी बाय समथिंग की टर्म में बता दो, टी बाय कितना? t/6। t/6, वेरी गुड, सही है, t/6। अगर किसी को t/6 नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो EC/EL अगर 1:3 है तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो है वो टोटल का, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी का 1/4 हो गई है। ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। है ना, सब लोग समझ रहे हैं? सर लास्ट में एनर्जी वाला बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ, देखो ना, तो टोटल एनर्जी जो है उसका 1/4 हो गया है। मैंने कहा ना, जब भी हो सके कैपेसिटर से ही देखो, कैपेसिटर इजीएस्ट होता है समझने के लिए, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे, है ना। एनीवे, तो हमने कहा अगर टोटल एनर्जी का 1/4 हो गया है तो चार्ज को Q0/2 होना पड़ेगा। ये बात ठीक है ना? यस सर। रिलेशन समझ गए? अच्छा, अब सर्कल पे चलते हैं। देखो सर्कल पे हाफ कहाँ होता है? 150 डिग्री पे, 60 डिग्री रिप्लेस होना पड़ेगा। 150 डिग्री पे होता है, तो 90 से 150 आने के लिए 60 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। और 60 डिग्री जो होता है वो सर्कल का 1/6 होता है। तो जो टाइम लगा होगा वो कैपिटल T/6 लगा होगा। कर लेंगे ऐसे? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक काम कर लेना, सबके पास वो वाली तो बुक है ना, वो जो 41-42 ईयर वाली बुक होती है, जेई वाली। यस सर। है ना, उसमें आप देखना कि जो प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव वाले पेपर होते हैं ना, उनमें एलसी ऑसिलेशन के बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन तो होंगे एटलीस्ट। उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव की तरह से सॉल्व करना है, बस ये देख लेना, क्योंकि अब तो हमें ऑब्जेक्टिव ही करना है, तो वो कर पा रहे हैं कि नहीं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पक्का हो जाएगा और इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। अच्छा, मेडिकल वाले बिल्कुल चिंता मत करना, एलसी ऑसिलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना, कोई नहीं पूछता है ना। तो आपको सर ये वाला दोबारा बताना, 150 डिग्री के बाद से। 150 वाला बेटा, 90 से 150 समझ गए थे पहले, तो बताओ मुझे, 90 से 150 समझ गए थे क्या? सर वो तो इसलिए है ना क्योंकि चार्ज हाफ हो जाएगा। चार्ज हाफ, बिल्कुल, हाँ, यहाँ तक समझ गए ना। तो 90 से 150 की यात्रा 60 डिग्री की होती है। यस सर। और 60 डिग्री घूमने में फेजर कितना टाइम लेगा? 60/360। वेल नहीं, मतलब 1/6 ऑफ अ सर्कल कह लो, ठीक है ना। बस ये है यार कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो बस ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, ट्राई कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ पूछ रहे हैं लोग, अच्छा यस सर कह रहे हैं, ठीक है सर एक बार ऊपर कर देना। समझ गए, ठीक है। अच्छा, मैंने ना वो आप लोगों की आपस की चैट डिसेबल की थी, आप लोग कर पा रहे हो क्या आपस में चैट? एक दूसरे को मैसेज भेज पा रहे हो? हो रही है? अच्छा, मतलब भेजना चाहो तो भेज पा रहे हो? यस सर। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, धोखा दे दिया जूम ने मुझे। अच्छा कोई नहीं सर ऊपर कर देना एक बार, मैं चेक करता हूँ, देख लेंगे उसे। सर ये यूज कहाँ होता सर है? इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी लॉस इन एलसी ऑसिलेशन? नहीं, कोई तरह का एनर्जी लॉस नहीं है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो नहीं है ना। ये यूज कहाँ होता है? हाँ बिल्कुल बात करते हैं अभी इसकी। देखो हाँ, ऊपर कहाँ तक करना है पहले ये बता दो भाई मुझे। जो आपने मेथड लिखा था वहां से दो स्टेटमेंट मेथड लिखा था वहां से, हाँ, ऑलवेज कंपेयर विद अ स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, एलसी ऑसिलेशन कहाँ यूज होते हैं? देखो ना, जो एलसी सर्किट्स होते हैं ना, ये होते हैं, इसमें आप ये रूट एलसी वाली फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हो? यस सर। है ना, यानी कि जो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है वो एल और सी का फंक्शन है, ये मानते हो बात? यस सर। अच्छा ठीक है। अब एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस आपने मेरे ख्याल से पिछले साल भी पढ़ा था। यस सर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मान लो मुझे एक फ्रीक्वेंसी स्कैनर बनाना है, जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो, आपने रेडियो में देखा वो कान लगा होता है। यस सर। उसको घुमाते हैं, वो एक पर्टिकुलर चैनल पे आके गाना सुनाना शुरू कर देता है, सही है ना? यस सर। तो जब हम फ्रीक्वेंसीज को स्कैन करने के लिए डिवाइस बनाते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो इंडक्टर वेरिएबल ले लेते हैं या कैपेसिटर, या दोनों, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट हो, है ना। अब हमने क्या किया, जैसे मान लो एक सर्किट लिया
जिसमें स्प्रिंग के साथ प्लेट जुड़ी हुई है कैपेसिटर की, इंडक्टर अपना फिक्स है, अब मैं वो कान घुमाऊंगा तो वो प्लेट पास आ सकती है, दूर जा सकती है, ऐसा हो सकता है ना? यस सर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो फंक्शन है किसका, √LC का। यस सर। ठीक है, अच्छा जो हमारा इनपुट है यानी कि जो सिग्नल हमें मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, वो तो फिक्स है, भाई जो ब्रॉडकास्ट आप सुनना चाहते हो वो तो जहां से आ रहा है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही आपके डिवाइस की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी किसके साथ, उसकी ब्रॉडकास्टर के साथ, ब्रॉडकास्टर की फ्रीक्वेंसी के साथ, आप इस कंडीशन को रेजोनेंस बोलेंगे हम। यस सर। और रेजोनेंस होते ही क्या होगा, एक बहुत लार्ज करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा इन द सर्किट, इतना लार्ज कि वो जो भी काम वो डिवाइस करता है करने के लिए सफिशिएंट होगा। तो वो डिवाइस का काम है डिकोड करना उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को आवाज में, यानी वो तो भेज रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, आवाज में कन्वर्ट करना है, तो आपको उधर से आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी। ओके सर। ये वन ऑफ द मतलब तरीका है फ्रीक्वेंसी स्कैनर्स का। अच्छा, फिर आपने मेटल डिटेक्टिंग देखा है, वो मेटल डिटेक्टर होते हैं ना, एक तो हैंड हेल्ड होते हैं, वो मेट्रो पे चेक करते हैं, या जमीन में आपने देखा होगा जमीन में मेटल ढूंढते हैं, कुछ लोग खजाना वजाना ढूंढ रहे होते हैं ना जमीन में गड़ा हुआ, तो वहां पर क्या होता है, एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो एडी करंट्स होते हैं, एडी करंट्स हम अभी पढ़ेंगे है ना अगले डिस्कशन में। तो एक तो जो आपने क्या किया, एक एडी करंट्स फ्लो कराए, एक कॉइल ले लिया आपने और उस कॉइल के अंदर आपने करंट फ्लो कराया, वो कॉइल क्या प्रोड्यूस करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद आप क्या करते हो, उस डिवाइस को हिलाते हुए चलते हो, ऐसे स्विंग कराते हुए चलते हो मेटल डिटेक्टर जो होता है, तो अब वो क्या करेगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मेटल से पास होगी तो उस मेटल में कौन से करंट प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट्स, है ना। और इन करंट्स के वेरिएशन से एक सेकेंडरी कॉइल लगी होती है जो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करती है, वो भी हमें अगली बार पढ़ना है। वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लगा होता है कैपेसिटर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वो कॉइल और एक कैपेसिटर मिलके एक रेजोनेटिंग सर्किट बन जाएंगे। यस सर। अच्छा, अगर लार्ज इनफ मेटल हुआ, ध्यान रखना लार्ज इनफ मेटल, तो अपने आप क्या होगा, लार्ज इनफ करंट आएगा और वो जो डिवाइस होगा वो बीप करना शुरू कर देगा आपका, ठीक है ना। यस सर। तो आपने देखा होगा मेट्रो में कई बार क्या होता है, वो आपको बीप तो करता है लेकिन वो आपको जाने देते हैं, क्या कारण है इसका, सर लार्ज इनफ नहीं होता। हाँ, लार्ज इनफ नहीं, उनको समझ में आया, मतलब वो ट्रेन किया गया उन्हें इस तरीके से ना कि भाई अगर मान लो भाई आपने बेल्ट भी लगाई होगी, आपकी पॉकेट में कीज भी होंगी, कॉइन्स भी होंगे, तो छोटी मोटी आवाज, फोन में भी मेटल होता है, ठीक है ना, हो सकता है ना, कईयों के तो खून में भी मेटल हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो छोटा मोटा मेटल है उससे छोटी मोटी आवाजें निकलेंगी। अब मान लो आप कोई गन लेके जा रहे हो, है ना, या कोई हथियार लेके जा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो वो मेटल होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उससे जो बीप निकलेगी वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बीप होगी। वहां सर अगर किसी का ट्रांसप्लांट हो रखा होता हो तो ट्रांसप्लांट में कितना मेटल होता है बेटा, अच्छा वो वैसे कह रहे हो आप, वो जो रॉड वगैरह होती हैं, यस सर, हाँ वो बहुत बढ़िया बीप करती हैं, उस केस में आपको साइड में लेके चेक करना होता है यार, है ना। तो वो पता लग जाता है। जनरली जो ट्रांसप्लांट होते हैं ना, वो या तो ये शोल्डर वाले जो होते हैं, कॉलर बोन्स होती हैं, ये होती हैं, है ना, या जो एंकल जॉइंट्स होते हैं, या आपका नी हुआ, है ना, यहाँ पे होते हैं वो। तो वो जनरली जब उस जगह आवाज़ करते हैं तो उनको पता होता है कि हाँ ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं, है ना, तो वो फिर भी एक बार चेक करने के लिए साइड में ले लेते हैं लोगों को। सर जो एयरपोर्ट पे स्कैनर्स होते हैं उनमें भी यही होता है। एयरपोर्ट के स्कैनर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली अरेंज होते हैं, मतलब है ना, वो तो चाहते ही नहीं आपके पास मेटल हो। देखो वो आपसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं ना कि सारे मेटल निकाल के बाहर कर दो, यस सर, है ना। तो वो चाहते ही नहीं है कि आपके ऑन योर पर्सन देयर शुड बी एनी मेटल व्हाटएवर द साइज माइट बी। उसके बाद भी अगर वो बीप करता है छोटा सा भी, तो वो आपको पूरा चेक करेंगे फिर उसके बाद, है ना। तो यस सर, है ना, वो ज़्यादा सेंसिटिवली अरेंज्ड होते हैं, मतलब ना उनको हर छोटे छोटे मेटल को भी डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे खतरा खैर दूसरे तरीके का है ना। यस सर, यस सर, हाईजैक वगैरह कर लेंगे। हाँ इसीलिए ना वो अब, क्योंकि रूल्स काफ़ी चेंज हो गए ना। पहले तो देखो क्या होता था ना, जब तक 9/11 नहीं हुआ था, लोग आराम से प्लेन में जाते थे, है ना, और प्लेन वाले आपकी सिगरेट खुद जलाते थे अपने हाथों से। अब आपको सुन के अजीब लगेगा ऐसा, लेकिन पहले ऐसा होता था, ठीक है। अब तो आप आग जलाना तो छोड़ो, मतलब नाम भी नहीं ले सकते आग का, है ना। इनफैक्ट अगर आपका कोई दोस्त जिसका नाम जैक हो तो उसको हाई नहीं बोलना होता आपको प्लेन में, है ना, तो जेल हो जाती है वहाँ। सर हाईजैक बोलने से? हाँ, हाईजैक अच्छा, बोलने से हो जाता है, हाँ ये समझ गए ना। बॉम्ब बोलने से भी हो जाता है।
बॉम्ब बोलने पे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा कि मतलब देखो, मतलब आपको इतनी ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी बॉम्ब वर्ड यूज करने से कि मतलब आप बोलोगे मैंने क्यों बोल दिया ऐसा, ठीक है ना। और खासकर अगर आप यूएस जा रहे हो, यूएस में क्या होता है कि एक इमिग्रेशन होता है, तो वहाँ इमिग्रेशन पे अगर आप थोड़ा भी मतलब उनको शक हो जाए कि आदमी हमारे कंट्री के लिए गलत हो सकता है, तो आपको वहीं से लौटा सकते हैं वो वापस, और वो यूएस है, वो आप कुछ नहीं कर पाओगे उनका, है ना। तो सर जय माता दी बोलने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं होता, हाँ, है ना, कुछ और बोलने पर बहुत कुछ हो जाता है ना। तो फिर वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि देखो वो सेंसिटिव चीज़ें जो है ना वो बहुत सीरियसली लेते हैं फिर एयरपोर्ट पे लोग, है ना। तो इसलिए वैसे तो देखो अब ऐसा है ना कि एयरपोर्ट पे आप नॉर्मल बिहेवियर से हटके कुछ भी करोगे तो आजकल बहुत सारा एआई यूज होने लगा है, मतलब फेस रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति भी आ जाए तो उसको भी चेक कर लेते हैं। वो यूएस में तो हो गया एटलीस्ट ऐसा। कई बार होता है ना कि आप भाई आप इतने कूल हो कि सॉफ्टवेयर को लग रहा है कि यार ये आदमी को जरूरत से ज़्यादा कूल दिखाई दे रहा है, तो उसको भी साइड में ले लेगा वो, है ना। तो फेशियल रिकग्निशन से तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। तो खैर इंडिया में अभी भी मैनुअल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत काम करती है, तो इंस्टिंक्ट पे ही चल रहा है सब कुछ कि वो CISF वालों के इंस्टिंक्ट कितने सही काम कर रहे हैं। चलो खैर, तो ये नोट कर लो यार, और अगली बार इसको ख़त्म करते हैं, वहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ज़रूर बात कर लेना, आपने ग्रुप में मैसेज भी डाले थे कि आप लोगों को डाउट के लिए जो क्लासेस चाहिए प्लीज़ यार वो लगवा लो, है ना। फिर मैं कह रहा हूँ मैं नहीं लगवा सकता वो, है ना, तो वो आपको कह के लगवानी पड़ेंगी। वो एक बार आपने मैसेज डाल दिए अच्छी बात है, एक बार और एक सीरीज ऑफ मैसेज डाल देना कि भाई हमें इतने एटलीस्ट इतने दिन में इतनी डाउट क्लास तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। सर 2-3 काफी होंगी? क्या कह रहे हो 2-3 मतलब पर वीक? यस सर। पर वीक 2-3 थोड़ी देंगे तो मैं क्लास कैसी बातें कर रहे हो, इनको पैसे खर्च सर हर चैप्टर के बाद एक डाउट क्लास हो जाए। हाँ चैप्टर के बाद, है ना, ये कर लो एटलीस्ट। जैसे हर 15 दिन में मान लो हम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो उतने में तो कम से कम एक डाउट क्लास हो जाए, इतना हो जाए ना, रीजनेबल अमाउंट और में हो सर जाए। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ रही हैं अब? यार मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखो बना अभी मैं तो सर बोलूँगा आप बोला था ना, तो मेरे बोला था कल। चीज़ें बदल गई हैं। देखो अब ये पेस नहीं है, मेरी बात समझो यार, है ना, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, पहले पेस था, देखो अब पेस नहीं है, पेस में सब कुछ बहुत अलग था, है ना। तो चेंज ही क्यों करा पता नहीं। हाँ अब फिर है ना, मैं कह रहा हूँ ना ये फोरम नहीं है उसको डिस्कस करने का ठीक है, फिर अगले किसी फोरम में डिस्कस करेंगे इसको, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल ये करो, मैंने आपके मैसेज उस दिन देखे थे, मुझे लगा काफ़ी इफेक्टिव है वो। एक बार और डाल देना ऐसे मैसेज तो आपकी क्लास मेरे ख्याल से रेगुलर हो जाएंगी, है ना। और हम लोग हर 15 दिन में एटलीस्ट एक डाउट क्लास, कम से कम 2 घंटे की डाउट क्लास रखेंगे, घंटे भर में कुछ होता भी नहीं यार, शुरू होते ही खत्म हो जाती है क्लास, ठीक है ना। वो हम कर लेंगे, है ना। देखो चीज़ें बदलने से ही बदलेंगी। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज का वीडियो तो थैंक किसी यू ने सर। चाहिए, वीडियो चाहने वाले सर PDF का नोट चाहिए सर। क्या चाहिए? PDF मिस हो गया था नोट, सर PDF थोड़ा। वाले भेज दूंगा मैं, है ना। चलो ओके बाय थैंक बाय, यू सर। थैंक यू।